हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 44 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश टेस्ट सीरीज है, जो यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए पब्लिश किया गया है। तो इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसे भी ज़रूरत हो वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी, जो भी सारे पीडीएफ हैं उन सब पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और तैयारी करने के साथ साथ पढ़ने रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते रहिए, जिससे ये एक आइडिया लग जाए कि कौन सा सेक्शन हमारा कमज़ोर है, किस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ साथियों, जो घटना चक्र है या फिर से कैसे करंट अफेयर है उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। जैसे यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रैक्टिस सेट या घटना चक्र या फिर से आपके करंट अफेयर हैं उन सबको सॉल्व कराया जाएगा। तो कुछ भी आपका कोई भी सेक्शन कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। एग्ज़ाम के पहले सबको जो है कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी तैयारी पर बस फोकस करिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी कितनी ऊंचाई बढ़ने पर होती है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, ये प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर या फिर नीचे आने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, क्षोभ मंडल जो है, अगर हम क्षोभ मंडल के बारे में बात करें, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वह ध्रुवों पर सबसे कम होती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है। ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वह 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इसकी भी एक वजह है। विषुवत रेखा पे क्या है कि वहाँ पे संवहनी हवाएं चलती हैं। ठीक है, जो संवहनी हवाएं चलती हैं, जो क्या है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई को ऊपर कर देती हैं। हवाएं बार बार ऐसे ऊपर नीचे आती रहती हैं। ठीक है, संवहनी हवाएं चलती रहती हैं और इनसे क्या है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक हो जाती है और ध्रुवों पर जो है कि यहाँ पे संवहनी हवाएं नहीं चलती हैं। यहाँ पे हवाएं ठंडी होती हैं। ठंडी होकर के हवाएं क्या होता है कि नीचे बैठती हैं और क्षोभ मंडल में हवाएं क्या है, हल्की होती हैं और हल्की होकर के ऊपर उठती हैं, जिससे क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। और ध्रुवों पर इसके विपरीत होता है, वहाँ पर हवाएं ठंडी होती है और ठंडी होकर के नीचे बैठती हैं। इस वजह से ध्रुवों पर जो क्षोभमंडल की ऊंचाई है वह कम हो जाती है और विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिक हो जाती है। इसलिए ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मेरा मकसद ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों और एग्जाम में कैसा भी प्रश्न हो आप उसे अच्छे से सॉल्व करके आएँ। ठीक है, दूसरा देखिए, बायो बोस्फोरस जो बॉस्फोरस जल संधि है वह निम्नलिखित सागरों को जोड़ती है। किन सागरों के मध्य बॉस्फोरस जल संधि स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बॉस्फोरस जल संधि जो है वह काला सागर और मरमरा सागर इन दोनों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि जो तुर्की को दो भागों में विभाजित करती है, तुर्की को दो भागों में विभाजित करती है और काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर और बात करें हम तो यह पूर्वी भाग एशिया महाद्वीप में और पश्चिमी भाग यूरोप महाद्वीप में आता है। तुर्की जो है, तुर्की का पूर्वी भाग जो है, मान लीजिए तुर्की हो गया, इसका जो पूर्वी भाग है वो आता है आपका किस में? पूर्वी भाग एशिया महाद्वीप में आता है और पश्चिमी भाग यूरोप महाद्वीप में आता है। और तुर्की को ही दो भागों में बांटता है बॉस्फोरस जल संधि और काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, जापान का फ्यूजियामा, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी या फिर माउंट रेनियर जो अमेरिका का है। इसमें पूछ रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इक्वेडोर का जो कोटोपैक्सी है वह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, कोटोपैक्सी जो इक्वेडोर में स्थित है, कोटोपैक्सी जो इक्वेडोर में स्थित है वह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर अन्य की हम बात करें, जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का
माउंट किलिमंजारो और अमेरिका का माउंट रेनियर, ये तीनों जो है सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, जबकि इक्वेडोर का कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं को लंबाई के घटते क्रम में इसको आपको रखना है। इसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है, कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज जो दक्षिण अमेरिका का पर्वत है, हिमालय जो एशिया में है और रॉकी जो उत्तरी अमेरिका में है, इसको आपको घटते क्रम में रखना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए सबसे पहले आ जाएगा कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी है दक्षिण अमेरिका की। उसके बाद आपका आ जाएगा रॉकी, फिर आ जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद आ जाएगा आपका ये हिमालय पर्वत। अगर ऊंचाई पूछे, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है लंबाई, अगर ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई के क्रम में जो हिमालय है वह सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन यहाँ लंबाई में पूछ रहा है तो लंबाई में एंडीज पर्वत जो है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है वह सबसे लंबा है। उसके बाद आपका रॉकी पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, फिर कॉर्डिलेरा, फिर आपका आ जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, उसके बाद लंबा यह है, और हिमालय जो है वह चौथे नंबर पे आएगा। ऊंचाई के यह याद रखिएगा, ऊंचाई में हिमालय जो है सबसे ऊंचा है और लंबाई में एंडीज पर्वत सबसे लंबा पर्वत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एलब्रूज। माउंट एलब्रूज जो है वह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे स्थित है, यह भी पूछ सकता है कि यह कहाँ स्थित है, यह रूस में स्थित है, ठीक है। और अगर हम बात करें माउंट ब्लैक जो है, यह आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। माउंट मैकिन्ले जो है वह अलास्का में स्थित है और यह जो है अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, ठीक। और कोर्नो गंडे जो है वह एपिनाइन श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो इटली में स्थित है, ठीक है। तो एल्ब्रूज जो है वह यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट ब्लैक जो है यह आपकी आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। माउंट मैकिन्ले जो है वह अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है जो अलास्का में स्थित है। और कोर्नो ग्रैंड जो है यह एपेनाइन की सर्वोच्च चोटी है जो इटली में स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार इनमें से किस या किन देशों के मध्य है? कालाहारी मरुस्थल का विस्तार जो है किन देशों के मध्य है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, देखिए कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में भी है, नामीबिया में भी है और आपके दक्षिण अफ्रीका में भी है। दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी साथियों, यह जो है दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार इन 3 देशों में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा मरुस्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। आटाकामा मरुस्थल जो चिली में स्थित है, यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आटाकामा जो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका की चिली में स्थित है और यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम, नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार भी पाए जाते हैं। तो आटाकामा मरुस्थल जो चिली में स्थित है यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और यह जायरे को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पहली कौन सी है? पहली नदी है जो नील है, नील नदी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो जायरे और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो इसकी लंबाई है 4370 किलोमीटर, इसकी लंबाई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और यह दक्षिण अफ्रीका से निकलती है और इसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। यह 1750 किलोमीटर लंबी नदी है और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम जो है साउथ अफ्रीका से होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप प्रवाल द्वीप का उदाहरण है? कौन सा द्वीप जो है प्रवाली द्वीप का उदाहरण है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर देखिए, लक्षद्वीप जो है यह भी एक प्रवाली द्वीप है। बरमुदा ट्रायंगल जो या बरमुडा द्वीप जो है यह भी आपके प्रवाली द्वीप का उदाहरण है। और उसके बाद जो है आपका ये मालदीव जो है यह भी प्रवाली द्वीप का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके शेष सभी जो है वह प्रवाली द्वीप हैं। उष्णकटिबंधीय सागरों में महाद्वीप मग्न तटों पर मृत मूंगों के जमाव से भी द्वीपों का जमाव होता है और इन्हें ही प्रवाली द्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह निमज्जन पर्वत से बना है, अर्थात समुद्र में डूबे हुए पर्वत का यह भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अन्य जो द्वीप है तीनों लक्षद्वीप हो गया, चाहे बरमूडा द्वीप हो गया या मालद्वीप, यह तीनों प्रवालों से निर्मित द्वीप हैं। आसवन डैम कहाँ स्थित है? आसवन या जिसे हम लोग आसवान बांध कहते हैं, यह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र में स्थित है आसवान बांध। और यह अगर पूछ ले कि इसका निर्माण जो 1960-70 में हुआ था, और यह सफ़ेद नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है तथा यह भूमध्य सागर में मिलती है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। इसका निर्माण अगर पूछ ले कि किस नदी पर किया गया है, तो आसवान बांध का निर्माण जो है यह नील नदी पर किया गया है। आसवान बांध का निर्माण नील नदी पर किया गया है। ठीक है, और यह मिस्र में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह कुछ पर्वत श्रेणी है और यह उसका सर्वोच्च शिखर है, तो इसे जो है आपको मिलाना है। देखिए रॉकी पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी माउंट एल्बर्ट। ठीक, एल्बूज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है देवबंद। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांकागुआ और आल्पस की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैक। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेल करना है। यह पर्वत श्रेणी दी गई है और यह इसकी अवस्थिति दी गई है। कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। अल्ताई माउंटेन जो है वह एशिया में स्थित है। उसके बाद ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है यह है साउथ अफ्रीका में। और वास्केड रेंज कास्केड रेंज जो है यह कहाँ पे है? कास्केड रेंज है आपका ईरान में। और जाग्रोस पर्वत श्रेणी जो है कास्केड रेंज जो है यह आपके उत्तरी अमेरिका में है। जाग्रोस पर्वत जो है ईरान में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अल्ताई माउंटेन मध्य एशिया में, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में, कास्केड रेंज जो है उत्तरी अमेरिका में है और जाग्रोस पर्वत ईरान में है। नेक्स्ट, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। ये पठार दिए गए हैं और यह इसकी अवस्थिति दी गई है। कौन सा पठार कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए पेटागोनिया का जो पठार है, पेंटागोनिया का पठार कहाँ है आपको बताना है। पेंटागोनिया का पठार है आपकी अर्जेंटीना में। ठीक है, और मैसिप पठार कहाँ पे है? मैसिप पठार है स्पेन में। अनातोलिया का पठार कहाँ पे? अनातोलिया का पठार है आपके टर्की में। ठीक है, और उसके बाद जो बेवेरियन का पठार है यह है आपके जर्मनी में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना, मैसिफ पठार है स्पेन में, अनातोलिया का पठार है तुर्की में और बेवेरियन का पठार है जर्मनी में। ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेल करिए। यह मरुस्थल दिया गया है और यह इसकी अवस्थिति दी गई है। कौन सा मरुस्थल कहाँ है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, देखिए काराकुम मरुस्थल जो है यह है तुर्कमेनिस्तान में। नाफूद मरुस्थल है सऊदी अरबिया में। और काइजिल कुम मरुस्थल जो है यह है उज्बेकिस्तान में। और दस्ते काबीर जो मरुस्थल है वह ईरान में है। देवबंद हो गया, दस्ते काबीर हो गया, यह ईरान में स्थित मरुस्थल है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, नाफूद मरुस्थल सऊदी अरब, काइजिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान और दस्ते काबीर ईरान में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से जलसंधियाँ महाद्वीप विभाजित करती हैं। कौन सी जलसंधियाँ महाद्वीप विभाजक हैं यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, देखिए इसमें बेरिंग जलसंधि भी है, जिब्राल्टर जलसंधि भी है, बॉस्फोरस जलसंधि और टॉरेंस, चारों जलसंधियाँ जो है महाद्वीप विभाजक का कार्य करती है। ऑप्शन डी जो है यह सही है। देखिए बेरिंग जल संधि जो है वह एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है और यह बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है और इसके साथ है यह भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है और यह तुर्की को दो भागों में विभाजित करता है। टॉरेंस जल संधि जो है यह ऑस्ट्रेलिया को एशिया से अलग करता है और प्रशांत महासागर में अवस्थित पापुआ की खाड़ी और आराफोरा सागर को आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। अरल सागर से कौन से देश सीमा बनाते हैं? अरल सागर से किन देशों की सीमाएं लगती हैं यह आपको बताना है। देखिए इसमें कजाकिस्तान भी है और उज्बेकिस्तान भी है।
कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य जो है अरल सागर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर आटाकामा मरुस्थल तथा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कालाहारी मरुस्थल के आविर्भाव में क्रमशः पेरू तथा बेगुला की ठंडी धाराओं का हाथ है। गर्म जल धाराएं उष्माकटिबंधीय उच्च तापमान को उच्च अक्षांशों की ओर ले जाकर के तापमान के वितरण में समानता लाने का प्रयास करती हैं। इसका जो सही आंसर है बताइए वो क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं, या कह सकते हैं दोनों कथन इसमें सही हैं। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। यह ज्वालामुखी दिए गए हैं और यह जो है देश दिए गए हैं। तो कौन सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर स्ट्राम्बोली जो है यह लिपारी द्वीप पर स्थित है, और एटना जो है यह कहाँ पे है? एटना जो है वो आपके है सिसली द्वीप में। क्राकाटोआ यह इंडोनेशिया में है, और माउंट इरेबस जो है वह कहाँ पे है? रॉस द्वीप पर है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर, ठीक है। एटना ज्वालामुखी सिसली में स्थित है, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, और इरेबस रॉस द्वीप पर स्थित प्रमुख ज्वालामुखियाँ हैं। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अन्य की अगर हम बात करें तो देखिए एटना जो है वह सिसली द्वीप और विसुवियस नेपल्स दोनों ही इटली में स्थित क्रमशः यह सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें विसुवियस जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी और नेपल्स जो है वह आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट पीली जो है वह फ्रांस के मार्टिनिक द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी जो है वह सही है। विक्टोरिया फॉल जाम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे और जाम्बिया देशों की सीमा पर स्थित है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य इनकी सीमाओं पर स्थित है विक्टोरिया फॉल, और यह जाम्बेजी नदी से इसका निर्माण हुआ है। और ये अगर हम बात करें विक्टोरिया जलप्रपात की तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसे शामिल किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें साथियों तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर जो है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। नीचे कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे विश्व के 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों अर्थात द्वीपीय चापों एवं समुद्री द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। तो यह आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। इसमें कह रहा है कि यह विनाशात्मक प्लेट सीमांतों के सहारे ज्वालामुखियां पाई जाती हैं। विनाशात्मक प्लेट सीमांतों की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्लेट जो है, मान लीजिए 2 प्लेट हो गई, यह 2 प्लेट एक दूसरे की दिशा में अग्रसर होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से मिल करके, ठीक है, जो जिसका घनत्व जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है वह प्लेट नीचे क्षेपित हो जाता है और हल्का प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। और यही जो प्लेट है यह आपके स्थिनोस्फीयर या प्लास्टिक दुर्बल मंडल में जाता है, जहाँ पे यह जहाँ मैग्मा का निर्माण होता है, जहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, प्लास्टिक दुर्बल मंडल। और यहाँ पे यह पिघल करके मैग्मा के रूप में ज्वालामुखी क्रिया के रूप में जो दरारें निकल होती हैं उन दरारों के माध्यम से पुनः यह बाहर आता है, जिनसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, विनाशात्मक प्लेट सीमांत जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ही दिशा में अग्रसर होती हैं और एक दूसरे को छेपित करके अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे चली जाती है और कम घनत्व वाली प्लेट उसके ऊपर आ जाती है, और इससे जो है ज्वालामुखी क्रिया का उद्गार होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गर्तों को उनके गहराई के घटते क्रम में आपको इसे रखना है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा आपको बताइए। सबसे पहले आ जाएगा मारियाना, फिर टोगो, फिर आ जाएगा मिंडनाओ और फिर प्यूटोरिको आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वह सही है। सबसे गहरा गर्त जो है मारियाना गर्त है, ये तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कटक अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है?
कौन सा कटक अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। इसमें डॉल्फिन चैलेंजर कटक, यह भी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और वॉल्विस कटक, विविल थॉम्सन कटक, ये तीनों अटलांटिक महासागर के कटक हैं। कटक मतलब देखिए जी, जैसे मान लीजिए यस आकार में जो है आपका अटलांटिक सागर है, तो ऊपर वाले भाग में एक कटक है, नीचे वाले भाग में एक कटक है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि ऊपर वाले भाग में डॉल्फिन कटक है या विविल थॉम्सन कटक है, ठीक है। और अगर हम बात करें कार्लसबर्ग कटक की, तो यह हिंद महासागर में स्थित एक कटक है, न कि अटलांटिक महासागर में। अन्य तीनों डॉल्फिन कटक, वॉल्विस कटक और विविल थॉम्सन कटक, यह तीनों अटलांटिक महासागर में है, जबकि कार्लसबर्ग कटक हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह चट्टान दिए गए हैं और यह रूपांतरण से बनी शैलें, इनके रूपांतरण से किन शैल का निर्माण हुआ है यह दिए गए हैं, इनको आपको उससे जो है सुमिलित करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बताइए क्या होगा। ग्रेनाइट का निर्माण जो है नीस से हुआ, ग्रेनाइट का रूपांतरण होने के बाद नीस का निर्माण होता है, और बेसाल्ट का रूपांतरण से शिस्ट का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर का निर्माण होता है, चौक एवं डोलोमाइट के रूपांतरण से क्वार्टाजाइट का निर्माण होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हॉर्मुज जलसंधि। हॉर्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है, और यह एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। फार्मोसा जलसंधि जो है, फार्मोसा जल संधि ये दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी सागर को जोड़ने का कार्य करती है, और यह जल संधि चीन के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। मलक्का जल संधि जो है यह दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ती है, और यह दुनिया की सबसे लंबी जल संधि है, जो 800 किलोमीटर लंबा एक फनल की आकार का शकरा जलमार्ग है। और पाक जल संधि तो यह जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन के साथ जो भी ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन दिए गए उन सबको जो है मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे ये हो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाब अल मालदेव जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है। बाब अल मालदेव जो है यह अदन की खाड़ी और लाल सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। ऑप्शन बी जो है वह सही है। मृत सागर किन देशों के साथ सीमा बनाता है। मृत सागर किन देशों के साथ सीमा बनाता है आपको बताना है। मृत सागर का जो सीमा है वह जॉर्डन और इजराइल के साथ लगता है। इजराइल और जॉर्डन मध्य पूर्व के देश हैं, और इन्हीं दोनों देशों के मध्य मृत सागर अवस्थित है। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर की लाल सागर से भी लगती है, ठीक है। इजराइल की जो सीमा है वह भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों से लगती है, ठीक है। और जो मृत सागर है वह जॉर्डन और इजराइल के मध्य अवस्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, यह आपको बताना है। देखिए, इसका ईरान जो है यह भी कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है, रूस की भी लगती है, अजरबैजान की लगती है। आर्मेनिया की सीमाएं जो हैं वह कैस्पियन सागर से नहीं लगती हैं, तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। देखिए, कुल 5 देश हैं जिनकी सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं। उसमें एक है ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। इन 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा नहीं बनाता है। किस देश की सीमाएं लाल सागर के साथ नहीं लगती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कतर की सीमाएं जो हैं वह लाल सागर से नहीं लगती हैं। कतर लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कतर की जो सीमाएं हैं वह फारस की खाड़ी से लगती है। लाल सागर की सीमा अफ्रीका महाद्वीप में, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, और एशिया की बात करें तो जॉर्डन, यमन, इजराइल, सऊदी अरब से इनकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वेज नहर किन दो जल राशियों को जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो जल राशियों को जोड़ती है आपको बताना है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। ऑप्शन ए जो है वह सही है। स्वेज नहर जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक मानव निर्मित नहर है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को पार करते हुए लाल सागर को भूमध्य सागर से यह जोड़ता है। और इस नहर ने अफ्रीका के केप गुड होप से होकर के जो जल यात्रा करनी पड़ती थी उसको, उसकी आवश्यकता कह सकते हैं कि उसकी ज़रूरत को समाप्त कर दिया। पहले क्या था, मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है तो पहले भारत में या फिर से इधर आने के लिए जो है यहाँ से होकर आना पड़ता था, लेकिन स्वेज नहर के निर्माण के बाद यह लंबा रूट जो है इसको छोड़ करके अब यहाँ से लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इसने केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका का निचला भाग है उसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, ठीक है। उसकी जो ज़रूरत है उसको समाप्त कर दिया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि केप
ऑफ गुड होप जो है वह कहाँ स्थित है, तो यह भी याद रखिएगा, ठीक है। और अगर यह पूछ ले कि स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 7000 किलोमीटर। स्वेज नहर की कुल लंबाई 7000 किलोमीटर है। केच केर्च या कर्च जल संधि काला सागर को निम्न में से किस जल संधि से या जल निकाय से जोड़ती है? या केर्च है, आपको ज़्यादातर कर्च मिलेगा। कर्च जल संधि किस जल निकाय से जोड़ती है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अजोब सागर से। कर्च जल संधि जो है वह काला सागर और अजोब सागर के मध्य एक कनेक्शन है, और ये दो महत्वपूर्ण यूक्रेनी बंदरगाहों मारियुपोल और बर्डियनस्क तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। और फिलहाल में कर्च जल मरुमध्य जो है रूस के नियंत्रण में है, जिस कारण यूक्रेनी जहाज़ों के लिए यातायात कठिन हो गया था। तो इस कार्य चर्चा में भी था, तो हो सकता है इससे क्वेश्चंस बन जाएं, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश में सम्मिलित नहीं है? कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लोवेनिया जो है बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है, जबकि एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया, इन दोनों को तीनों जो है इनको सम्मिलित रूप से बाल्टिक देश कहा जाता है। निचले मेंटल में तापमान कितना होता है? जो निचला मेंटल है उसमें तापमान कितना पाया जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। देखिए निचला मेंटल और ऊपरा मेंटल, ठीक है, यह जो है अपर मेंटल और यह है लोअर मेंटल, इन दोनों के मध्य एक सीमा रेखा इन दोनों को विभाजित करती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे रेयती या रेपतीय असंबद्धता कहा जाता है, जो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। टोटल ऊपर से देखिए, ऊपरी जो क्रस्ट है अर्थात भूपर्पटी, और निचला जो क्रस्ट है, इन दोनों के मध्य जो एक सीमा रेखा है जो इन दोनों परतों को एक दूसरे से अलग करता है, वह है कोनराड असंबद्धता। और निचला क्रस्ट जो है और ऊपरा मेंटल, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के मध्य जो सीमा रेखा है वह मोहोविकक असंबद्धता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य एक सीमा रेखा है जिसे रेपतीय असंबद्धता कहा जाता है। निचले मेंटल और बाह्य कोर, इन दोनों के मध्य जो सीमा है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। और बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर, इन दोनों के मध्य जो सीमा है उसे लेहमन असंबद्धता कहा जाता है। यह अभी पिछली बार जो है यूपीपीसीएस में इससे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए यह आपका भूपर्पटी हो गया, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट हो गया, ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट, इन दोनों के मध्य जो असंबद्धता है वह है आपके कोनराड असंबद्धता। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट हो गया, और ऊपरा जो है ऊपरी मेंटल हो गया, ठीक है, अपर मेंटल हो गया। इसके मध्य जो सीमा है वह है मोहोविकक असंबद्धता। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों के मध्य जो सीमा रेखा है वह है आपके रेपतीय असंबद्धता, ठीक है। लोअर मेंटल और अपर कोर, लोअर मेंटल हो गया और अपर कोर हो गया, इन दोनों के मध्य जो है जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है वह है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। और अपर कोर और लोअर कोर, इन दोनों के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है, अपर कोर और लोअर कोर, इन दोनों के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है उसे कहते हैं लेहमन असंबद्धता। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि इससे क्वेश्चंस बन जाए, तो अगर याद रहेगा तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्लूटोनिक चट्टानों का उदाहरण है? कौन प्लूटोनिक चट्टानों का उदाहरण है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेनाइट जो है एक प्रकार का प्लूटोनिक चट्टान है। देखिए ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक चट्टान है। प्लूटोनिक का अर्थ होता है घिसा पीटा, घुसपैठ करने वाली, यह पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पाई जाती है। और ग्रेनाइट बनावट में दानेदार होती है और भवनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसमें जो है दानेदार था, इसमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता। ग्रेनाइट चट्टानों में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये पूछ लेता है कभी कभी कि जीवाश्म किस में पाए जाते हैं और क्रिस्टल या रवि किस में पाए जाते हैं, तो ग्रेनाइट चट्टानों में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। साथियों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैश्विक ताप वृद्धि के निम्नलिखित प्रमाण क्या हैं? वैश्विक ताप वृद्धि के प्रमाण पूछ रहा है, तो यह आपको जो है बताना है। देखिए अटलांटिक या अंटार्कटिका की हिम परतों का टूटना, सागर स्तर का ऊंचा होना, सागरों के तापमान में वृद्धि, उत्तरी गोलार्ध के अस्थायी तुषार में कमी, पर्वतमालाओं में वृक्ष रेखा का जो ऊंचाई की ओर खिसकना है, ये सारे जो हैं तापमान में वृद्धि के प्रमाण है। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
आइसोक्रेम, सबसे ठंडे महीने का औसत न्यूनतम तापमान को आइसोक्रेम कहा जाता है। आइसोकेरन, समान बादलों की गरज तूफान को दिखाने वाली रेखा को आइसोकेरन कहा जाता है। आइसोमर, समान हिमपात को दर्शाने वाली रेखा को, या कह सकते हैं कि समान हिमपात को मिलाने वाली रेखा को आइसोमर कहा जाता है। आइसोरेम, समान तुषार वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोरेम कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आइसोमर जो है वह समान हिमपात को मिलाने वाली रेखा को आइसोमर नहीं कहा जाता है। आइसोमर ऐसी रेखा है जो समान औसत मासिक वर्षा के प्रतिशत को दर्शाती है, और आइसोनिक जो है यह समान हिमपात को दर्शाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित है, ऑप्शन सी गलत है। सागरीय लवणता के निम्नलिखित निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? वाष्पीकरण, तापमान, वर्षण, जलधारा या नदियों के डेल्टा। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पांचों विकल्प जो है, पांचों कारक जो है यह सागरीय लवणता का निर्धारण करते हैं, चाहे वाष्पीकरण हो, तापमान हो, वर्षण हो, जलधाराएं हो या नदियों के जो डेल्टाएं हैं वो हो। ये चारों पांचों जो है इसका निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यह सागरीय गर्त या ट्रेंच दिया गया और यह महासागर दिया गया है। कौन सा ट्रेंच किस महासागर में पाया जाता है यह आपको बताना है। इसका जो देखिए, टोंगा जो ट्रेंच है या टोंगा जो गर्त है यह आपका पाया जाता है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। सुंडा गर्त जो है यह कहाँ है? सुंडा गर्त है आपके उत्तरी, सुंडा गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर, सुंडा गर्त है आपके हिंद महासागर में। ठीक है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। आलूशियन गर्त जो है यह है आपके अटलांटिक महासागर में, और साउथ सैंडविच गर्त जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में है। सॉरी, अलूसियन ट्रेंच जो है साथियों, अलूसियन गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में है, और साउथ सैंडविच गर्त जो है अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। टोंगा गर्त जो है यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त जो है वह हिंद महासागर में है। आलूसियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में, और साउथ सैंडविच गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? किस गर्त का संबंध प्रशांत महासागर से नहीं है यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। साउथ सैंडविच गर्त जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं, जबकि कुरिल गर्त, फिलीपींस गर्त और मध्य अमेरिकी गर्त यह तीनों प्रशांत महासागर में स्थित है। जबकि साउंड सैंडविच गर्त जो है, साउंड सैंडविच गर्त यह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, न कि प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखिए, ओशिनिया में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है। ओशिनिया में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं यह आपको बताना है। देखिए, इसमें जो है माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है, मेलेनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों को मिलाकर के ओशनियाई देश कहा जाता है। तो इसमें चारों शामिल है, ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। वैश्विक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक जैव विविधता दिवस जो है यह 22 मई को मनाया जाता है, वैश्विक जैव विविधता दिवस। वैश्विक समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक समुद्र दिवस मनाया जाता है 8 जून को, ऑप्शन बी जो है वह सही है। हाल ही में विश्व में किस प्रवाल भित्ति में प्रवाल विरंजन की घटना देखी गई है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसमें प्रवाल विरंजन की घटनाएं, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल विरंजन की घटनाएं जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पर हो रही हैं, जो हाल ही में देखा गया है। सैटेलाइट इमेज द्वारा यह वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया, फिर से जानकारी दी है कि इसमें बहुत तेज़ी से विरंजन हो रहा है, जिसका एक प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। तो ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। कोरल या प्रवाल जीव जब पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हैं तो इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवाल जीवों का जो जोक्साथेला नामक शैवालों से सहजीवी संबंध होता है, तापमान वृद्धि एवं प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है तो ये शैवाल समाप्त होने लगते हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और यह इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण उष्णकटिबंधीय सागरों 25 नॉर्थ से लेकर के 25 साउथ में किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में स्थित चबूतरों पर इसका निर्माण होता है। इसके विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान और 25 से 30 परमोल सागरीय लवणता होनी चाहिए। ये प्रतिशत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो दिया गया है ऐसे
या प्रतिशत नहीं है, ठीक है। इसको मोल कहा जाता है, पर मोल, ठीक है। तो इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान की आवश्यकता होती है और 25 से 30 परमोल सागरीय लवणता की आवश्यकता होती है। ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और यह जो है इसकी व्याख्या करता है। देखिए इसका जो प्रवालों का जो विकास है वह 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। 200 से 300 फीट गहराई के मध्य जहाँ चबूतरे टाइप के पाए जाते हैं उन पे इनका विकास होता है और इनके विकास के लिए यह जरूरी है कि तापमान जो है समुद्र का या सागरीय जल का जो औसत तापमान है वह 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए और यहाँ जो सागरीय लवणता है वह 25 से 30 परमोल के मध्य होनी चाहिए। अगर यह जो है यह कंडीशन फुलफिल होते हैं तो यह इनकी अनुकूल दशाएं हैं जहाँ पे इनका विकास हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये आपको बताना है। अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई, समुद्री धाराएं, प्रचलित वायु या प्रचलित पवनें, स्थल व जल का जो प्रभाव है और नदी डेल्टा। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। देखिए अक्षांशीय वितरण भी इसको प्रभावित करता है, ऊंचाई भी, समुद्री धाराएं भी, प्रचलित पवनें और स्थल व जल का जो प्रभाव ये भी प्रभावित करता है, लेकिन नदी डेल्टा जो है इसको प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में नदी डेल्टा का कोई भी भूमिका नहीं होती है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम टाइम में भूले बिल्कुल भी ना। उष्मा द्वीप से आप क्या समझते हैं, उष्मा द्वीप से क्या समझते हैं आपको बताना है। साथियों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक बिल्कुल भी करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं लाइक करने में, ना ही आप लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, ना ही टाइम बहुत ज़्यादा ये है कि टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। जैसी वीडियो आप देख रहे हैं बस उसमें लाइक बटन पर क्लिक कर देना है, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्मा द्वीप से आप क्या समझते हैं। उष्मा द्वीप से तात्पर्य है अपेक्षाकृत उच्च ताप वाले नगरों को जो है उष्मा द्वीप कहा जाता है। देखिए औद्योगिक नगरों एवं महानगरों का तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है और यहाँ पक्के मकानों सड़कों की तुलना में अधिक होता है। यहाँ जो पक्के मकानों सड़कों के आदि का निर्मित क्षेत्रों की अधिकता और वनस्पतियों के अभाव के कारण जो पार्थिव विकिरण है वह ज़्यादा होता है, जो नगरीय वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इनके नगरों का तापमान जो है इसलिए बढ़ जाता है और यही जो है अपेक्षाकृत ताप बढ़ने के कारण जो एक समय के बाद तापमान यहाँ का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण यह उष्मा द्वीप का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। साथियों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बस 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने से जो है आप लोगों को भी परेशानी होती है। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और एग्जाम में आप लोग अच्छा प्रदर्शन करें, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।